लातूर से चॉपर के जरिए पार्थिव शरीर परली के लिए रवाना हुआ और अब से चंद मिनटों के बाद परली पहुंचेगा। वहीं पर दरअसल दोपहर 2 बजे गोपीनाथ मुंडे उनका पैतृक गांव है परली, वहीं पर अंतिम संस्कार होगा। लातूर होते हुए मुंबई से परली लाया जा रहा है पार्थिव शरीर और बड़ी तादाद में परली में लोग समूचे भीड़ ही नहीं बल्कि मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों से वहां पर जमा हो रहे हैं। और जितनी बड़ी तादाद में, दरअसल ये पूरा इलाका जो है ये वैजनाथ शुगर फैक्ट्री से सटी हुई ज़मीन का इलाका है। आप उसका एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए, ये पूरी व्यवस्था की गई है और इसका एहसास चूँकि इनकी लोकप्रियता गोपीनाथ मुंडे की पूरे मराठवाड़ा में इस तरीके की रही है, क्योंकि लगातार नेताओं का कम होना या नेताओं का उतना कद वाला ना होना और इन सब के बीच लगातार जिस तरीके से गोपीनाथ मुंडे ने काम किया है और ज़मीनी मुद्दों को उठाया है, असर उसी का है कि देखिए लोग ट्रकों में आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं ट्रकों में। और ये सब कुछ इस पूरे इलाके में इतनी बड़ी तादाद में, चूँकि परली में अब उनकी बेटी वहाँ से चुनाव लड़ती है, वो पिछली बार 2009 में चुनाव लड़ी, विधायक बनी थी, इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ने के लिए ही ऐलान करने के लिए गोपीनाथ मुंडे पहुँचने वाले थे। उनके अभिनंदन का सवाल हो रहा था कि लेकिन किसे पता था कि अभिनंदन की जगह उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना होगा। और ये परली की एक बेहद त्रासदी, बीड़ की एक त्रासदी है कि अपने नेता के अभिनंदन करने जा रहे थे कि कहाँ वो केंद्रीय मंत्री बने हैं और अब इस पूरे इलाके की तरफ खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास जो मंत्रालय है वो ग्रामीण विकास का मंत्रालय था और पूरा का पूरा मराठवाड़ा का इलाका, लगभग यहाँ पे 70% इलाका ग्रामीण ही है और ग्रामीण इलाकों की स्थिति बेहद दयनीय है। खास तौर से खेती और पानी, इन दोनों को लेकर इस इलाके के लोग शुरू से तरसते रहे और इसको लेकर कई बार आंदोलन भी हुए, लेकिन बावजूद इसकी स्थिति यहाँ पर सुधरी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना ही था कि पश्चिम महाराष्ट्र का वर्चस्व महाराष्ट्र की राजनीति में रहा है। इसीलिए प्रमोद महाजन जब दिल्ली पहुंचे और प्रमोद महाजन के जरिए एक आस लगाई गई और वो उस आस का ही एक मौका था कि जिसमें गोपीनाथ मुंडे फिर आगे बढ़े। हालांकि ये भी एक दूसरी त्रासदी रही इस इलाके की कि लातूर से विलासराव देशमुख निकले, वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मराठवाड़ा को लेकर सवाल जरूर उठते रहे, लेकिन इन पूरे इलाकों में विकास की धारा उस रूप में बही नहीं। मराठवाड़ा की पहचान इस रूप में ज़्यादा हो गई कि मराठवाड़ा में आंदोलन छिड़ा। जिस समय मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी थी उसको बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गोपीनाथ मुंडे ने उस जातीय समीकरण में भी सेंध लगाई जो बीजेपी के हक में नहीं बैठती थी। और सोशल इंजीनियरिंग का जो नज़ारा प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की जोड़ी ने करके दिखाया, उसका लाभ बीजेपी को इस हद तक मिला कि 1995 में मराठवाड़ा के लगभग 70% सीटों पर कब्जा हो गया और उस कब्जे के बाद ही वहाँ पर सत्ता में पहली बार शिवसेना बीजेपी आई थी। उसमें मराठवाड़ा का एक बहुत बड़ा रोल था। तो अब एक ऐसा मौका है जब इन सारी परिस्थितियाँ, सारी चीज़ें अतीत हो गई है और अब एक तरह की शून्यता है। परली में शून्यता है, बीड़ में शून्यता है, मराठवाड़ा में शून्यता है और सीधे कहें तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी बीजेपी के सामने एक तरह की शून्यता है कि वह किस नेता को अपने साथ खड़ा करे, क्योंकि विदर्भ के नेताओं की मौजूदगी पूरे महाराष्ट्र में हो जाए, इसका एहसास एक नितिन गडकरी के जरिए हुआ था। लेकिन नितिन गडकरी इससे पहले विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अब वो चूंकि सांसद बन गए हैं और संसद पहुंच गए हैं पहली बार चुनाव लड़के और उनके ऊपर अब केंद्रीय मंत्री का भार है, तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी दखल उस रूप में है नहीं। तो जनता के बीच से निकला हुआ नेता कौन हो सकता है, किस रूप में हो सकता है और उसकी मौजूदगी कैसे लोगों के बीच बार बार ये एहसास कराए कि उनके मुद्दों को उठाने के लिए एक नेता मौजूद है, ये आज देखा जा सकता है जितनी बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। और इस भीड़ में अगर टटोलिए तो हर तरह के लोग हैं। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में हैं, ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष बहुत तादाद में है, खेतीहर किसान बड़ी तादाद में है, युवा तबका बहुत बड़ी तादाद में है। एक लिहाज से हर तबके और हर समाज से जुड़े लोगों का पहुंचना यहाँ पर जारी है। और हम आपको यह भी बता दें कि दरअसल गोपीनाथ मुंडे ने अपनी लोकप्रियता के जरिए उस धारा को यहाँ पर बहुत पहले तोड़ दिया जिसमें ये बार बार सवाल आता था कि अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर उनका वोट किधर जाएगा। हम सीधे संजय शर्मा के पास पहले चल रहे हैं, चूंकि वहां पर वैश्विक तरीके से श्रद्धांजलि कैसे दी जाती है लोकगीत के जरिए। संजय जरा सुनवाइए। करें
गोपीनाथ मुंडे को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको विदाई देने के लिए वारकरी समुदाय के लोग भी यहाँ आ गए हैं, जो राम नाम की धुन के साथ और तुलसी दल के साथ यहाँ पर लोग आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हम उनसे बात करते हैं। वसंत कस्बे, आप लोग किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि? एक मिनट साहेब, आमचा नाद गेला, सर्वसामान्य जनतेचा नाद गेला आमच्या बीड जिल्ह्यामध्ये। आता कुठला राम नाम की धुन के साथ ये सारे लोग अपने नेता को आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। हम यहाँ खड़े हैं, जो 15 पंडितों का दल यहाँ पर अंतिम संस्कार कराने के लिए आया है वैदिक विधि से, पुणे से। तो पुणे से लोग आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजानन गुंजकर, मैं पुणे से आया हूँ। मुंडे जी साहब के पार्थिव पे अंतिम संस्कार करने के लिए पुणे से मुझे बुलाया है। तो इसमें क्या अंतिम संस्कार के समय कुछ मुहूर्त का, समय का, ग्रह योग का विचार होता है? वो पूजा के समय राहु काल वर्ज्य करना पड़ता है। अभी इसमें पंचक का होता है, पंचक तिथि भी नहीं है इसमें, तो 2 से आगे पूजा करेंगे। उसमें मंत्र पठन हो जाएगा, पितृ सूक्त पठन का, भगवद गीता का, राम रक्षा का और 15 भगवद गीता का आधे का पठन होगा। उसके बाद मंत्राग्नि हो जाएगा। उसके बाद और जब पूरा पार्थिव हो जाएगा, जल जाएगा, उसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे पितृ सूक्त। उसके बाद पूजा का विधि संपन्न हो जाएगा। अंतिम संस्कार होने के बाद कौन सा स्तोत्र पढ़ते हैं आप लोग? पितृ सूक्त बोलते, पितृ सूक्त, पितृ सूक्त, विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता 15वां अध्याय भगवद गीता का जो 15वां अध्याय रहता है वो अध्याय पढ़ेंगे, राम रक्षा का पाठ पढ़ेंगे। उसके बाद जो शांति भद्र मंत्र रहता है, उनके समय जो अग्नि देते हैं उसी समय पितृ सूक्त पाठ पढ़ना पड़ता है। इसी अवसर पर जैसी पूजा हो जाएगी आपको विधान बता जाएगा। यानी ये पंडितों का पूरा दल पूरी तरह से तैयारी में है कि जो तमाम सूक्त पढ़े जाते हैं, जो वैदिक मंत्रोच्चारण होता है वो किए जाएंगे, पितृ सूक्त पढ़ा जाएगा ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ संजय शर्मा, परली, आज तक। जी, किस तरह के लोगों की मौजूदगी, किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं, ये सारा नज़ारा परली के वैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री के उस मैदान में नज़र आ रहा है, जहां पे बड़ी तादाद में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। छोटे छोटे ग्रुप में, हाथ में तानपुरा है, उस इलाके के जो लोकगीत और उसके ज़रिए भजन करते हुए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी बात है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि दरअसल उस लकीर को गोपीनाथ मुंडे की लोकप्रियता ने मिटा दिया, जिसमें ये बात बार बार आती थी कि उस इलाके के कौन सा समुदाय और ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय कहाँ पर है। आपको जान के हैरत होगी कि बीड़ में तकरीबन 30% मुस्लिम है, लेकिन बावजूद इसके अगर वोटों की तादाद और उसके हिसाब से गोपीनाथ मुंडे की लोकप्रियता को देखें तो उस लोकप्रियता में ये वोट मायने नहीं रखते हैं। और शायद यही वजह थी कि गोपीनाथ मुंडे जिन मुद्दों को उठाते रहे, जिन मुद्दों के आसरे वो हमेशा चाहते रहे कि बीड़ का विकास हो, वो विकास दरअसल उस चकाचौंध और उस बाजार से इतर था जिसको लेकर बार बार होता है कि यही मुख्य धारा का विकास कहा जाए। इसीलिए किसान की बात, ग्रामीणों की बात, उनकी ज़रूरतों की बात, उनकी खेती हर किसानी में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत आ सकती है, ये स्थिति, ग्रामीण इलाकों में शौच प्रक्रिया के लिए शौच नहीं होता है वहाँ पर कि उस तरीके से कच्चे वो भी बने, टॉयलेट्स भी नहीं बनाए गए होते हैं, शौचालय होते नहीं हैं। लेकिन इन सब की दिशा में गोपीनाथ मुंडे इस स्तर पे काम कर रहे थे कि पीने का साफ पानी मिल जाए, शौचालय बनने लगे, ग्रामीण लोगों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए, जिन इलाकों में पानी बिल्कुल नहीं है वहाँ पर किस तरीके से छोटे छोटे तालाब बनाए जाएं, बरसात का पानी किस रूप में, ये सारी चीज़ें उनके जहन में लगातार रेंगती रहती थी। और वजह भी यही है कि ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण लोगों की ज़रूरतें अगर कोई नेता समझ पाता है तो फिर ग्रामीण के सरोकार उससे जुड़ जाते हैं। गोपीनाथ मुंडे की ये खासियत थी और शायद यही बड़ी वजह है कि गोपीनाथ मुंडे दिल्ली में रहे या मुंबई में रहे, वो हर हफ्ते ज़रूर पहुँच जाते थे अपने गाँव। और ये उनके सरोकार ही हैं जो आज नज़र आ रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों से, ये सिर्फ बीड़ के इलाके से लोग नहीं पहुंच रहे हैं, ये इसमें पूना के लोग पहुंच रहे हैं, लातूर के लोग पहुंच रहे हैं, ये बताता है कि नांदेड़ से लोग आ रहे हैं वहाँ पर। ये सारी परिस्थिति बताती है कि उस पूरे इलाके को कितनी बड़ी आस गोपीनाथ मुंडे से रही होगी, या गोपीनाथ मुंडे अब नहीं है तो उनको इस बात का एहसास होगा कि दरअसल अब किसी न किसी तरीके से गोपीनाथ मुंडे के साथ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि एक ऐसी विदाई का वक्त है ये जिस विदाई के वक्त में गोपीनाथ मुंडे को लेकर
ये हम देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि संकेत हो रहा होगा कि उस जगह पे अंतिम संस्कार होगा, उस जगह पे आप पहुंच सकते हैं। तो जिस जगह पे अंतिम संस्कार होगा वहाँ उसको सबसे करीब पहुँच सके वहाँ पहुँचने की होड़ है। बैरिकेड्स अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन को इसका एहसास है कि गोपीनाथ मुंडे की लोकप्रियता जितनी ज़्यादा उसमें बड़ी तादाद में लोग आएंगे। दूसरी तरफ ये भी सवाल था कि वहाँ पर चूँकि दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी, गृहमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहुँच रहे हैं। गुरुवर्य श्री महादेव महाराज, श्री क्षेत्र साखरवाडीकर यांचं या ठिकाणी ये शायद इस ट्रक में मौजूद है पार्थिव शरीर जो कि लाया जा रहा है और उसी के नज़दीक पहुंचने की होड़ है। हम जो देख पा रहे हैं सेना का ये ट्रक जिसमें पार्थिव शरीर और इसमें सब तरफ गोपीनाथ मुंडे की तस्वीर भी लगाई गई है और पार्थिव शरीर धीरे धीरे उस मंच की तरफ बढ़ रहा है जहां पर आखिरी दर्शन के लिए गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये जन सैलाब अंतिम विदाई देने के लिए उतरा है और लगातार लोगों को रोका भी जा रहा है। उसमें एक तरह का लोग जितनी बड़ी तादाद में जुटते चले जा रहे हैं अपने नेता के आखिरी दर्शन के लिए और जैसे जैसे वो घड़ी नज़दीक आ रही है कि अब उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए जिस मंच पे रखा जाएगा। लोगों में गुस्सा भी है शायद कि जिस तरीके से बैरिकेड लगाया गया उनके बीच के रहने वाले नेता, उसमें नेताओं के लिए आपने रेड कारपेट बिछा दिए। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा हो सकता है, लेकिन जो स्थिति नजर आ रही है उसमें जन सैलाब जबरदस्त उभरा है और अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए एक अफरा तफरी की स्थिति। कुछ पत्थर फेंके गए हैं जिसमें किसी को चोट भी लगी है। ये सारे दृश्य भी नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पर हम उनसे जरा जुड़ने की कोशिश भी करते हैं कि दरअसल ये कैसी स्थिति है जो नजर आ रही है। पुलिस लाठीचार्ज हुआ है। कुछ पथराव की स्थिति आई है, लाठीचार्ज की जानकारी मिल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है वहां पर? क्योंकि एक पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही है पार्थिव शरीर जनता पुलिस वाले को भी रोक ही नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस बंदोबस्त जबरदस्त किया गया है वहां पर क्योंकि राजनेताओं का जानकारी के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री को भी पहुंचना है। दिल्ली से गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी भी वहां पर, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वहां पर। अमिताभ, हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन एक अफरा तफरी का माहौल भी देख पा रहे हैं। वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, यहाँ पर अफरा तफरी का थोड़ा माहौल आ गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शरीर पहुंच गया है। यहाँ पर अंतिम संस्कार होना है। थोड़ी देर के लिए अंतिम दर्शन को रखा जाएगा और यहाँ पर थोड़ी भीड़ ज्यादा होने से थोड़ी बेकाबू होती जा रही है। हालांकि पुलिस सुरक्षा का पूरा यहाँ पर बंदोबस्त है, लेकिन थोड़ी बेकाबू भीड़, क्योंकि भीड़ काफी उमड़ पड़ी है और जाहिर तौर पर अब लोग शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है मंच पर, वो उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं भीड़ को और बार बार अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। लेकिन गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर यहाँ मंच आ चुका है और जिनको अंतिम संस्कार अगले 2 घंटे के बाद जो समय रखा गया उसके लिए वो 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और 2 बजे उनका अंतिम संस्कार, जिसके पहले बीजेपी के आला नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर तो यहाँ दो तीन चीजें हैं। जब गोपीनाथ मुंडे यहाँ का पार्थिव शरीर बस पहुंचने वाला है, प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री नए है, वो यहाँ अपील करते आपको नजर आ रहे होंगे लोगों से कि शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आ रहे हैं।
क्योंकि गोपीनाथ मुंडे खुद यहाँ के लोकप्रिय नेता थे और अपार जनसमूह यहाँ पर सुबह से उमड़ता चला जा रहा था। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। स्टेट रिजर्व पुलिस, क्विक रिएक्शन टीम महाराष्ट्र पुलिस के जवान, कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इन जगहों पर तमाम मौजूद हैं। लेकिन अब गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर आर्मी के ट्रक से जो कि हेलीपैड से यहाँ तक लाया गया है। अब कम से कम 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता है हेलीपैड से यहाँ पर आने का। वहाँ पर सफर तय करके अपार जनसमूह के साथ यहाँ पर पहुंचा है और आप कैमरे पर देख सकते होंगे कितनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि मुंडे कितने लोकप्रिय नेता थे इस इलाके के। कम से कम एक ऐसा लोगों ने नेता खोया है, जो एक ऐसा जन नेता खोया है जो कि जिनसे लोगों का सीधा साथ जुड़ा था, एक ऐसा नेता जिसका सीधा साथ लोगों से जुड़ा था। जाहिर तौर पर गोपीनाथ मुंडे एक ऐसे नेता हैं और एक ऐसा नेता थे जिनको यहाँ के लोग हमेशा याद रखेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में अलग पहचान बनाई, जगह घूमने, वहाँ के तमाम जो पिछड़े इलाके थे उन इलाकों में आज भी गोपीनाथ मुंडे का नाम जपा जाता है। कम से कम एक पिछड़ी जाति के नेता होने के बाद भी एक मुकाम पर गोपीनाथ मुंडे यहाँ पर पहुंचे। तमोन महाजन के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते, उसके बाद तमोन महाजन के जाने के बाद लग रहा था वो महाराष्ट्र की राजनीति से कट जाएंगे, लेकिन एक चीज तो साफ था, अपनी मेहनत और अपनी लगन के बल पर एक अलग पहचान बनाई। शीर्ष नेताओं से हालांकि कई बार उनकी अनबन भी हुई और कई बार पार्टी छोड़ देने की धमकी भी उन्होंने दी, लेकिन उनकी जरूरत थी पार्टी को, उनकी अहमियत थी पार्टी को, इसलिए शायद गोपीनाथ मुंडे पार्टी में बने रहे। अभी कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के पहले दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़े। वो लोकसभा में उपनेता रहे बीजेपी के। सुषमा स्वराज जब नेता विपक्ष थी वो उपनेता रहे। तो जाहिर तौर पर एक लगातार राज्य की राजनीति में पहचान बनाने के बाद वो केंद्र की राजनीति में गए थे। दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते थे। साथ अभी हफ्ते भर पहले उन्होंने 26 तारीख को शपथ ली थी बतौर कैबिनेट मंत्री। और अब गोपीनाथ मुंडे हफ्ते भर में उनका शरीर एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया और अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया। उनकी पुत्री यहाँ मंच में पहुंच चुकी हैं, जहाँ आप देख सकते हो जावड़ेकर के साथ हुआ है, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनकी बेटी पंकजा के ऊपर है, क्योंकि वो विधायक बन चुकी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो विधायक बन चुकी हैं और अब हो सकता है कि उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम पंकजा ही करें। तो जाहिर तौर पर वो रोते अपने आंसू भरे शब्दों में वो लगातार सब लोगों को, यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को रोते हुए वो शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। फेकू नका, पोलिसांना सहकार्य करा, मला साहेबांची शपथ आहे, तुम्ही शांत बसा, तुम्ही शांत बसा तुम्ही। मला तुम्ही साहेबांवर प्रेम करणारे लोक आहेत, शांत बसा, मारू नका, धक्काबुक्की करू नका। साहेबांचा सन्मान चालू आहे, त्याचा अपमान आपल्याकडून झाला नाही पाहिजे। साहेबांचा सन्मान चालू आहे, टाळ्या वाजवून सन्मान होऊ द्या। साहेबांचा अवमान होईल असं वागू नका। साहेबांचा सन्मान गोपीनाथ मुंडे अमर रहे, गोपीनाथ मुंडे साहेब, गोपीनाथ मुंडे साहेब, गोपीनाथजी मुंडे साहेब, राजा सरकार नेता गोपीनाथजी मुंडे साहेब, लोक नेता गोपीनाथजी मुंडे साहेब, गोपीनाथजी मुंडे साहेब। साहेबांचा पार्थिव देह दर्शनासाठी आणत आहेत। बेहद भावपूर्ण माहौल, जिस स्थिति में परली में इतनी बड़ी तादाद में जनसमूह उमड़ा है, उसमें पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि शांत रहिए, क्योंकि इस बीच में लगातार धक्का मुक्की, अफरा तफरी हो रही थी। ये किस त्रासदी की स्थिति में है पूरा का पूरा भीड़ और खासतौर से परली का इलाका, इसको समझा जा सकता है कि दरअसल इतना गमगीन और मातम भरे माहौल के बीच लोगों की जितनी बड़ी तादाद आई है, उसमें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। वहां पर बड़ी तादाद में
लोगों की मौजूदगी इस बात का एहसास जरूर करा रही होगी कि उनके भीतर का एक जननायक अब उनके साथ नहीं है। और शायद ये जननायक को बनाने के पीछे गोपीनाथ मुंडे की अथक राजनीतिक परिश्रम रहा है। और जिस तरीके से बेटी आश्रयपूर्ण नेत्रों के साथ लगातार बोलती रही, शांत हो जाइए, धक्का मुक्की मत कीजिए, ये मौका अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने का है। लगातार पंकजा मुंडे इस बात का ऐलान माइक लेकर करती रही। इतनी बड़ी तादाद में जनसमूह उमड़ा है कि ये एहसास हो सकता है कि ये शुगर फैक्ट्री की वो पूरी की पूरा परिसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के जनसमूह के से पटा पड़ा है। दूर तक सिर्फ जन सैलाब ही नजर आ रहा है इस पूरे इलाके में, जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी वहाँ पर है। यहाँ पर नेताओं का पहुँचना भी शुरू होगा, उसके साथ सुरक्षा दायरा भी बड़ा होगा, लेकिन लोगों के भीतर गोपीनाथ मुंडे का एहसास इसी रूप में मौजूद है कि गोपीनाथ मुंडे ने कभी उनसे दूरी नहीं बनाई। और गोपीनाथ मुंडे सरीका शख्स भी एक हफ्ते तक भी उनसे बाहर नहीं रह पाता था। वो खुद वहाँ पर पहुँचते थे, लोगों के साथ जुड़ते थे। अब देख पा रहे हैं मंच पे परिवार के उनके सदस्य, 3 बेटियाँ गोपीनाथ मुंडे को, जिनमें से बड़ी बेटी पंकजा मुंडे मुखाग्नि देगी, या आप पूनम महाजन को देख रहे हैं। पूनम प्रमोद महाजन की बेटी। परिवार के रिश्ते एक दूसरे के। ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी दुखद स्थिति उस परिवार के लिए जिसने अपने परिवार के भीतर कुछ बरस पहले प्रमोद महाजन को देखा अकस्मात मौत, जिस तरीके से हुई परिवार की त्रासदी। अब गोपीनाथ मुंडे वहाँ पर। प्रमोद महाजन के बड़े भाई की भी इस दौर में मृत्यु हो गई। ये परिवार के भीतर का संकट है, तो एक बड़ा संकट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूरे मराठवाड़ा के लिए भी है कि उनके ये पंकजा मुंडे से छोटी बहन जो है वो है, 3 बहनें, एक डॉक्टर, एक ने कानून की पढ़ाई की है, और पंकजा मुंडे राजनीति में आ गई। जिस तरीके से यहाँ पर मौजूदगी है, ये दरअसल एक ग्रामीण इलाका है, और ग्रामीण सरोकार में राजकीय सम्मान के साथ जाहिर है ये अपने तरीके किसी पहला मौका होगा, लोग अपने नेता को आश्रयपूर्ण नेत्रों से विदाई भी दे रहे होंगे, और उनके जहन में इस बात को भी लेकर होगा कि वो अंतिम दर्शन कितनी दूर से क्यों कर पा रहे हैं, जबकि नेता से जुड़ाव उनका लगातार नज़दीक का था, दिल में बसते थे, लगातार उनके साथ बने रहते थे नेता उनके अपने। अमिताभ जरा बताइए वहाँ के क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार सुना पंकजा खुद सामने आई, माइक संभाला, शांत रहने की गुहार लगाई उन्होंने। मेरा जो वो स्ट्रैप है ना, वहाँ हल्ला हंगामा काफ़ी, हमारे संवाददाता के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन ये हम बता दें कि जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर जन सैलाब उभरा है, वो बता रहा है कि गोपीनाथ मुंडे की पहचान राजनीतिक तौर पर क्या थी, किस रूप में वहाँ के लोगों ने देखा, समझा, भोगा, और अब जब विदाई का वक्त आया है तो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा मौका होता है जब नेता अगर आपके बीच से लगातार सरोकार बनाए रखता है और आपके मुद्दों को उठाते रहता है, तो वो एक अभिभावक की तरह हो जाता है, और उसको लेकर बार बार आम शख्स यही महसूस करता है कि उसके घर का कोई जा रहा है। और शायद ये एहसास लोगों को अंदर से हिला रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त वहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, सुरक्षा दायरा बनाया गया है, बड़े नेताओं की पहुंचना वहां तक जारी है, और चूंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, अंत्येष्टि की जाएगी, तो उसकी एक अपनी परंपरा और उसका एक अपना दायरा होता है। लेकिन बावजूद इसके परली के जिस इलाके में वैजनाथ शुगर फैक्ट्री का जो पूरा परिसर है, उस इलाके में परली कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें हम खास तौर से बता दें कि इस देश में जो 12 शिवलिंग है उसमें से एक शिवलिंग परली में भी है, और परली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है वो। और शिव ज्योतिर्लिंग की जो जगह है वहाँ पर प्रज्ञा वालिका निदाधानम के नाम से पहचान है, और वो चित्त भूमि मानी जाती है, यानी एक लिहाज से वो फ्यूनरल प्लेस भी माना गया है। और उसके पीछे एक कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कन्याकुमारी से उज्जैन के बीच एक अगर मानचित्र पर आप रेखा खींचते हैं तो उस लकीर पर ही पड़ता है परली,
जो, और परली का पुराना नाम कांति भी था, और चूंकि ये रेखा के बीच में पड़ता है तो इसे मध्य रेखा वैजंती भी एक वक्त कहा जाता था। तो परली गांव जो है इसकी पहचान काफ़ी पुरातन है, इसे एक वक्त जयंती के नाम से भी जाना जाता था। और माना यही जाता है कि दरअसल अम्बा जोगई की शादी लॉर्ड शिवा के साथ होने की बात थी, और उस समय जब बारात आ रही थी तब तक वह शुभ मुहूर्त बीत चुका था। तो उस तरीके से वह शुभ मुहूर्त जब बीत गया तो वहाँ पर फिर कैसे ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, ये पूरी एक कथा है वहाँ पर। लेकिन इस गांव के पुरातन स्थिति में माना जाता है कि ब्रह्मा, वेणु और सरस्वती तीनों नदियाँ इस गांव को छूते हुए निकलती हैं। तीनों नदियों के किनारे ही ये गांव बसा हुआ है। तो तीन नदियां जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती के नाम पर बनी हुई ये तीन नदियां, इन तीनों की नदियों के किनारे पूरा गांव है। लेकिन आज के आधुनिक दौर में अगर भीड़ में जाइए तो हर कोई उंगली उठाकर बताएगा, देखिए जहां पर आपको थर्मल पावर स्टेशन नज़र आ रहा है दूर से, जहां पर आपको शुगर फैक्ट्री नज़र आ रही है वो है परली, वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री नज़र आ रही है वो है परली। बड़ी सी इमारत दिखाकर कहेगा ये देखिए ये हेड ऑफिस है वैद्यनाथ कोऑपरेटिव बैंक का, ये है परली। तो एक लिहाज से विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास गोपीनाथ मुंडे ने पूरे इलाके को बाखूबी किया। और मराठवाड़ा की सबसे बड़ी त्रासदी वहाँ पर पानी को लेकर रही है। पानी का संकट लगातार पूरे मराठवाड़ा में रहा है और भीड़ भी उससे अछूता नहीं है। और ये भीड़ देखिए, नज़ारा देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, और जिस तरीके से अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए पूरे के पूरे मराठवाड़ा के अलग अलग जिलों से लोग वहां पर पहुंचे। इसलिए ये सिर्फ बीड़ जिले या जिले के भीतर के अलग अलग जो तहसील चाहे वो परली में हो रहा है, लेकिन इससे सटी हुई तहसील 20-25 किलोमीटर की दूरी पे अम्बा जोगई, 15 किलोमीटर की दूरी पर अष्ठी, चौसाला, 35 किलोमीटर पे है धारूर, 22 किलोमीटर की दूरी पे है बड़वानी, 16 किलोमीटर की दूरी पे है मांझल गांव, तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है गेवराज। ये सारे के सारे शिरूर कासर ये तहसील है जहां से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। लेकिन इसके अलावे नांदेड़ से लोग आए हैं, लातूर से लोग आए, पुणे से भी लोग पहुंचे हैं। तो ये सारी स्थिति बताती है कि कितने लोकप्रिय गोपीनाथ मुंडे इस पूरे इलाके में थे, और जितनी लोकप्रियता उनके साथ थी उसमें अब जब आखिरी वक्त आया है और श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ गया है, उसमें हर की नज़र इस बात को लेकर है कि अब आने वाले वक्त में किस नेता की तरफ देखे। जाहिर है विरासत संभालने के लिए पंकजा की और समूचा जन सैलाब जरूर देख रहा होगा। और चूँकि पंकजा राजनीति के मैदान में 2009 में ही कूदी और 2009 में परली विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतकर वह विधानसभा में पहुंची थी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि बीड़ लोकसभा क्षेत्र से कौन लड़ेगा चुनाव। क्या वाकई पर अपने तौर पर पंकजा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, या फिर गोपीनाथ मुंडे की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, उनकी दो दूसरी बेटियां वो चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि विरासत बीड़ में किसको जनता किसे चाहती है यह भी देखना होगा, क्योंकि जनता की इच्छा के बगैर राजनीति हो नहीं सकती है। और जितनी बड़ी तादाद में अब वहाँ पर मौजूदगी है लोगों की, जन सैलाब जिस तरीके पड़ा है, वो इस बात का एहसास करा रहा है कि गोपीनाथ मुंडे कितने बड़े जननेता थे। और इसका एहसास दिल्ली में बहुत कम होता था। दिल्ली में जब उन्हें प्रतिपक्ष का नेता लोकसभा में उपनेता के तौर पर बनाया गया सुषमा स्वराज के साथ, तो वो बेहद संसद के भीतर काम में जुटे रहते थे। लेकिन तमाम जद्दोजहद के बावजूद भी शुक्रवार की शाम होते होते कहते थे अक्सर कि मैं जरा भीड़ होके आता हूँ, और वो वहाँ से निकलकर मुंबई की हवाई यात्रा, फिर वहाँ से लातूर होते हुए भीड़ पहुँचना और एक दिन वहाँ पर गुजारना, रविवार की रात भी वहाँ अगर मौका मिले तो वो भी गुजारना, और सोमवार को सुबह सुबह वहाँ से निकलकर किसी तरीके से 11-12 बजे तक दोबारा दिल्ली पहुँच जाना। ये अक्सर दिल्ली में महसूस किया गया। और उनका पूरा परिवार भीड़ और मुंबई में ही रहता था। वो खुद अकेले दिल्ली आए थे, लेकिन इस एहसास के साथ दिल्ली आए थे कि आज नहीं कल वो महाराष्ट्र लौटेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होकर लौटेंगे। इस एहसास के साथ दिल्ली में उनकी मौत का होना ये वाकई बेहद दुखी है। और सबसे बड़ा दुख तो उन इलाके के लोगों को है जिन्होंने इन्हें अपना नेता बनाया है, जननायक के तौर पर स्थापित किया। परली में मातम पसरा हुआ है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोगों के भीतर कहीं ना कहीं वो दुख, वह खामोशी है जिसको लेकर अब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी गोपीनाथ मुंडे की परली में, उन्हीं लोगों के बीच जिन लोगों के बीच से गोपीनाथ मुंडे बड़े हुए। परली की गलियों में गोपीनाथ मुंडे का बचपन बीता। परली के नाथरा गांव में शुरुआती पढ़ाई, पेड़ के नीचे पढ़ाई। नाथरा गांव उनका अपना गांव है, वहां पर उन्होंने पढ़ाई की थी पेड़ के नीचे। उसके बाद
परली में और फिर अम्बा जोगई के जिला स्कूल में लेकिन वो तमाम बड़े बुजुर्ग जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा होगा, आज जब वो अपने इस बेटे को विदाई दे रहे होंगे तो उनके दिल में क्या होगा। वो लड़के जो युवा हैं, जिन्होंने देखा समझा है, जिन्हें स्कूल दिया, जिन्हें शिक्षण संस्थान दी, जिन्हें रोजगार के लिए कारखाने दिए, उन बच्चों के जहन में क्या कुछ होगा। जो सब लोग वहाँ पर, युवा तबका वहाँ पर पहुँचा है, वो महिलाएं जो खेतीहर किसान के परिवार से जुड़ी हुई है। और ख़ास तौर से हम आपको बता दें कि मराठवाड़ा और विदर्भ के 2 इलाके ऐसे हैं महाराष्ट्र में जहाँ पर किसानी महिलाएं भी करती हैं और महिलाएं बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलती हैं, रोजगार के लिए बाहर निकलती हैं और खूब मशक्क़त करती हैं। तो महिलाओं के लिए भी अपने जहन में गोपीनाथ मुंडे सवाल को लेकर चलते थे कि जो किसानी है उसमें किस तरीके से सुधार आनी चाहिए। और शायद यही वो एहसास है जो आज परली के उस अंतिम संस्कार वाले स्थल पर हर किसी को खींच कर ले आया है। और जो जनसैलाब वहाँ पर उमड़ा है उसमें आश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ बेटी पंकजा ही लोगों को संभाल रही है और इस बात का एहसास करा रही है कि ये ऐसा वक्त है जिसमें आप लोग को खामोशी बरतनी है, शांत रहना है। ये अंतिम विदाई और अंतिम संस्कार के लिए देखिए वो रास्ता एक बनाया गया है। वहाँ पर खुद पंकजा बैठ गई है और लोगों की आवाजाही, क्योंकि ये लगातार वहाँ के लोगों की थी कि हमें एक मौका तो दीजिए, हम अपने नेता के आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। और जब वो पूरा का पूरा इलाके को चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा दायरे में ले आया गया था तो लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि उन्हें दूर क्यों रखा जा रहा है उस नेता से, जो नेता उनके दिलों में बसता है, वो नेता जो लगातार उनसे सरोकार बनाए रखता था, उनके मुद्दों को देखता था, उनसे जुड़ाव महसूस करता था। उस नेता को लेकर उनको दूर क्यों रखा गया, इसीलिए लोगों ने पथराव भी कर दिया, लाठीचार्ज की स्थिति भी आ गई। लेकिन पंकजा मुंडे सामने आई, माइक संभाला, शांति बरतने की बात कही, अफरा तफरी शांत हो। लगातार उन समझ रही हैं कि जिन परिस्थितियों में वो हैं और जिन परिस्थितियों को अब संभालना है आने वाले वक्त में, ये उनके लिए बड़ी विकट स्थिति है। एक तरफ अब विरासत को देखना है, एक तरफ उन परिस्थितियों को संभालना है। पूरा परिवार आश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रहा है। जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर जुटे हैं, हर किसी के नेत्र वहां पर भीगे हुए हैं। अतः गर्मी है वहाँ पर, यह भी हम बता दें कि तापमान भी वहाँ पर 42-44 डिग्री टेम्परेचर है। बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में लोग उस गर्मी, और देखिए ये जनसैलाब की स्थिति देखिए, किसी तरीके से आखिरी दर्शन हो जाए अपने नेता गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर का ही सही, उसको देखने के लिए एक व्यवस्था की गई और वहाँ से वो पोस्टर हटाया गया जिसमें गोपीनाथ मुंडे की तस्वीर बनी हुई थी और फिर उसमें से जो तिरंगा था उसे भी उठाया गया और वो एक नज़र किसी तरीके से देख सके लोग। चंद सेकंड के लिए सिर्फ एक बार अपनी नज़रों में अपने नेता को शायद बसाना चाहते हैं, इसलिए इतनी दूर के दूर दूर इमारत में लोग, इस पूरी जगहों पर कितनी ज़बरदस्त वहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। इस एहसास से समझा जा सकता है कि जो मैदान था वो छोटा पड़ गया, अगल बगल की इमारतों में लोग दूर से ही देख रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर होनी है। राज्य के मुख्यमंत्री को पहुँचने की जानकारी भी आ रही है, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है वह भी पहुँचे। दिल्ली से गृह मंत्री वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ पर जाएंगे, एक मंत्रिमंडल का एक बड़ा समूह वहाँ पर पहुँचने वाला है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वहाँ शुरू से ही, चूँकि वो पूना के हैं जावड़ेकर साहब, तो वो खुद इन चीज़ों को जानते रहे हैं और बेहद करीब के दियारी दोनों के बीच, नेताओं के बीच रही है। तो गिले शिकवे एक दूसरे के साथ बांटे हैं इन दोनों नेताओं ने, तो इसलिए शुरू से ही प्रकाश जावड़ेकर रहे और राजनीतिक प्रभारी के तौर पर रूढ़ी मौजूदगी उनकी शुरू से रही है यहाँ पर। और वो बाकायदा वायुसेना के जिस विमान के जरिए पार्थिव शरीर लाया गया उसमें वो साथ ही आए, फिर वो लातूर भी साथ पहुँचे और उसके बाद अब वो यहाँ पर पहुँचेंगे चंद मिनटों के बाद, क्योंकि लातूर तक नेताओं की जो बड़ा विमान है जो दिल्ली से जो उड़ान भरा है कुछ देर में लातूर पहुँचेगा और उसके बाद वहाँ से चॉपर से परली लेकर आया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से वहाँ पर फूल मालाएं देने को बेताब लोग बड़ी तादाद में किसी तरीके से चाहते हैं कि उनके नेता को वो अपनी आंखों में बसा लें। दिल में नेता पहले से था, अब आंखों में बसा लें। और ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य होता है जब नेता की अकस्मात मृत्यु हो जाए और अकाल मृत्यु के बीच ये समझ ना आए कि वाकई अब वो हमारे बीच नहीं है और ऐसे में अंतिम दर्शन करने के लिए जनसैलाब पूरे इलाके में उमड़ पड़ा है। ये एक नेता की पहचान होती है।
नेता वो नहीं होता है जो लोगों से वोट ले और उसके बाद चला जाए और उसके बाद मुड़ कर ना देखे और 5 बरस में। ये कैसे शख्स गोपीनाथ मुंडे थे, हफ्ते में एक बार भीड़ का रास्ता, भीड़ का चक्कर वो लगाते ही थे, गांव वासियों के साथ उनका मिलन होता ही था, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो आते ही थे, परली पहुंचते ही थे। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि किस तरीके से अपने वोटरों को नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के तौर पर उन्होंने देखा, समझा, अभिभावक के तौर पर अपने आप को नेता अगर माना तो सेवक के तौर पर काम भी किया। यही वो वजह है कि जिस वक्त गोपीनाथ मुंडे परली की गलियों में बचपन जिनका गुजरा था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, स्कूल नहीं था, कच्ची मिट्टी की इमारत में जिला स्कूल चलता था। प्राथमिक स्कूल जो कि जहाँ 5वीं तक पढ़ाई होती थी वह तो पेड़ के नीचे पढ़े जाते थे। नाथरा गांव, इसी गांव की उंगली पकड़कर चलना सीखा। उसके बाद अंबाजोगई के जिला स्कूल में पांव रखा, वहीं पर दोस्ती प्रमोद महाजन से हो गई। प्रमोद महाजन का जन्म अंबाजोगई में हुआ, जो बिल्कुल यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मराठवाड़ा की एक त्रासदी कही है, जिस स्थिति में कही है, जो नेता मराठवाड़ा से निकला और खास तौर से बीजेपी के नेता, दोनों नेता, प्रमोद महाजन की अकस्मात मौत, वो मौत हत्या के रूप में आई, भाई नहीं हत्या कर दी, फिर भाई की भी मृत्यु हो गई। और अब गोपीनाथ मुंडे की अकस्मात, वो भी ऐसे मौके पर जब वो अपने राजनीतिक सफलता के चरम को छूने की दृष्टि से आगे बढ़ चुके थे और अब चुनाव के बाद माना यही जा रहा था कि बीजेपी शिवसेना जीतेगी तो वो मुख्यमंत्री होंगे। ये सारे सपने धरे के धरे रह गए और लोगों के बीच अब ये देख सकते हैं उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे हैं। दरअसल शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन कराने में सबसे अहम भूमिका किसी की रही है तो वह गोपीनाथ मुंडे की रही है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे के बेहद करीब गोपीनाथ मुंडे थे और बाला साहब ठाकरे को मनाया था उन्होंने कि बीजेपी के साथ जुड़ेंगे तो ऐसे में आपकी क्षेत्रीय ताकत पर आंच नहीं आएगी। और यही देखिए, क्षेत्रीय ताकत और क्षेत्रीय राजनीति करते हुए शिवसेना ने अपने अस्तित्व को बरकरार भी रखा और राष्ट्रीय राजनीतिक दल बीजेपी के साथ मिलकर उसने राजनीति साधी भी। और 1995 में पहली बार जब सत्ता मिली तो शिवसेना के मनोहर जोशी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तब डिप्टी सीएम के तौर पर गोपीनाथ मुंडे आए थे। तो शिवसेना जो पुराने पर बीजेपी के साथ खड़ी है, उसमें ये एक बड़ी बात थी कि गोपीनाथ मुंडे ने बाला साहब ठाकरे को ऐसे वक्त में समझाया कि आपकी मौजूदगी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ होगी तो वह किस तरीके से आप कांग्रेस को काउंटर कर सकते हैं और कांग्रेस से जीत खींच सकते हैं। और ये हुआ भी और 1995 में ये सच कर दिखाया गया था। इसीलिए गोपीनाथ मुंडे उस वक्त डिप्टी सीएम बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे। रामदास अठवले भी नजर आ रहे हैं। रामदास अठवले जो कि आरपीआई के नेता हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो राजनीतिक प्रयोग किया उसके बाद आरपीआई निकली। आरपीआई तकरीबन 16 धड़ों में बढ़ चुकी है, उसमें एक धड़ा रामदास अठवले के पास भी है। लेकिन पिछड़े जातियों की राजनीति को साधने के लिए आरपीआई लगातार असफल रही या फिर आरपीआई बड़े राजनीतिक दलों की जेबी पार्टी बनकर रह गई। इसी वजह से गोपीनाथ मुंडे जो कि वंजारी समाज से आते हैं, जब इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़ाव महसूस किया और ये जुड़ाव जब आगे बढ़ा तो बीजेपी को एक राजनीतिक धार मिली और गठबंधन की राजनीति करते हुए बीजेपी ने न सिर्फ सत्ता प्राप्त की बल्कि अपने आप में विस्तार भी किया। और हम आपको यह भी बता दें कि संघ की शाखा लगाने से लेकर संघ के विस्तार करने में, चाहे शिक्षा शस्त्र में बड़ी तादाद में लोगों को जुटाने की बात हो या फिर किसी भी तरीके से संघ की शाखा में लोगों को लाने, गोपीनाथ मुंडे ने बहुत बड़ा काम किया और ये मराठवाड़ा में इसकी एक पहचान है। यही वो वजह थी कि कल सरसंघ चालक मोहन भागवत भी नजर आए थे जब बीजेपी हेडक्वार्टर व अंतिम संस्कार से ठीक पहले जब वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं पारिकर साहब जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्य, वो अभी पहुँच चुके हैं। नारे लगातार लग रहे हैं अमर रहे और हम लगातार छगन भुजबल भी हमें नजर आ रहे हैं। नहीं, वो छगन भुजबल नहीं है, वो कोई और है, उनके जैसे नजर आ रहे थे, वो छगन भुजबल नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी राजनीति को लक्ष्मण रेखा को मिटाते हुए कहीं ना कहीं गोपीनाथ मुंडे ने हर उस समाज को साधा जिसके जरिए वो एक बड़ी बात यह भी है कि एक वक्त शरद पवार से यारी भी और एक वक्त राजनीतिक तौर पर शरद पवार से दुश्मनी भी। और इतना ही नहीं, अगर जिन्हें याद हो तो पिछले चुनाव में शरद पवार हर हाल में चाहते थे कि बीड़ में गोपीनाथ मुंडे हार जाए, बावजूद इसके गोपीनाथ मुंडे चुनाव जीते क्योंकि गोपीनाथ मुंडे ने ही
सही मायने में शरद पवार की सत्ता को चिताया था, चुनौती दी थी और फिर जीत कर दिखाया था। तो गोपीनाथ मुंडे राजनीतिक तौर पर शरद पवार की सत्ता को डिगाने वाले भी महाराष्ट्र में रहे, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती भी थी। दोस्ती का एहसास मुद्दों को लेकर था, दोस्ती का एहसास राजनीतिक काम करने के तरीकों को लेकर था, दोस्ती का एहसास जमीनी राजनीति से निकले गोपीनाथ मुंडे के सरोकार का था। यही वो वजह है कि शरद पवार भी कल बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचे थे और हेडक्वार्टर में पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो गोपीनाथ मुंडे की पहचान राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल से आर पार देखी जा सकती है। बेटी पंकजा, इस बात का एहसास बाखूबी है, विरासत संभालनी पड़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति में कदम रखा 2009 में, तो 2009 में हमारी मुलाकात इनके चुनाव जीतने के बाद मुंबई में हुई थी। मुंबई के ताज होटल में एक कार्यक्रम रखा गया था जहां पर पंकजा मुंडे का सम्मान था। उस जगह पे हमने जब उनसे सवाल किया था कि आप राजनीति में आ गई, क्या लगता है कि पढ़ाई करने के तुरंत बाद तो उनका कहना था कि पिताजी का कहना था कि राजनीति के जरिए आप उन मुद्दों को कहीं ना कहीं पूरा कर सकते हैं जो मुद्दे आपके जहन में रहते हैं, और जब आप ग्रामीण जीवन से जुड़े हों और शहरी मिजाज को समझते हों तो ऐसे में राजनीति में आकर आप उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं जो लोग अपनी ज़रूरतों को बता तकने की स्थिति में नहीं रहते हैं। इस बात का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वाकई भारत में एक बहुत बड़ा ऐसा समाज है जो उसके पास वह जुबान नहीं है जो राजनीतिक सत्ता की जुबान है, और ऐसे में उस समाज से निकले वंजारी समाज ओबीसी में आता है। और ये एक नया राजनीतिक प्रयोग था। इससे पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रयोग हुआ था जिसको कि गोविंदाचार्य ने किया था। गोविंदाचार्य के राजनीतिक प्रयोग की वजह थी कि कल्याण सिंह और उमा भारती बीजेपी के साथ जुड़े और सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर प्रमोद महाजन के साथ दोस्ती और संघ के साथ निकटता और संघ से प्रभावित होने की परिस्थिति ने गोपीनाथ मुंडे को राजनीति के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। और गोपीनाथ मुंडे ने जिस राजनीति को अंजाम दिया, जिस राजनीति को आगे बढ़ाया, जिस राजनीति के साथ वो आगे चलते चले गए, उसमें बहुत बड़ी बात है कि आज इतना बड़ा जन सैलाब जो हम लगातार देख पा रहे हैं, लोगों का हुजूम सिर्फ सिर ही सिर दूर तक नजर आ रहे हैं। अगल बगल जितने घर हैं, ये देखिए वो पूरा जन सैलाब एक दूसरे को ठेलते हुए निकल रहा है कि एक दर्शन करते हुए वहां से निकल जाएं। दूर तक सिर्फ लोग ही लोग। गोपीनाथ मुंडे की लोकप्रियता ये चरम है। ये उनकी एक ऐसी मौजूदगी है जिसमें बताया जा सकता है कि दरअसल गोपीनाथ मुंडे को अंतिम बधाई देने के लिए लोगों के दिल आज गोपीनाथ मुंडे को अपने नेत्रों के साथ, आशुभो नेत्रों के साथ आंखों में बसाकर यहाँ से लौटेंगे। शायद इसीलिए उस अंतिम दर्शन को वो करना चाहते होंगे जिसके ज़रिए वो देख सके गोपीनाथ मुंडे का वो शांत चेहरा, हंसते मुस्कुराते रहने वाला चेहरा खामोश है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे लगातार इस बात का एहसास है कि लोग देखना चाहते होंगे, तो जाहिर है विरासत अब उन्हें संभालनी है तो उन्हें नज़रों के सामने रहना होगा और हर दृष्टि से हर बात को पूरा भी करना होगा, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे ने जिस इलाके में भीड़, जो पिछड़ा इलाका अपने तौर पर मौजूद था, वहाँ पर हर तरीके की विकास की परियोजनाओं को लाने की अथक कोशिश की। प्राकृतिक तौर पर मराठवाड़ा एक ऐसा राज्य जरूर है जहाँ पर पानी नहीं है ये, लेकिन ये एक अलग बात है कि परली गांव ऐतिहासिक तौर पर बहुत पुरातन गांव रहा है और इसकी पहचान जयंती गांव, कांति गांव के तौर पर भी रही है। ये दरअसल 3 नदियों के किनारे, लेकिन नदियां वो लुप्त हो चली हैं, ब्रह्मा, वेणु और सरस्वती नदी ये अब नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर शिव ज्योतिर्लिंग मौजूद है। परली की पहचान उससे भी होती है, परली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ धाम दूसरी तरफ देवघर में आपको याद आ सकता है, झारखंड में यानी पूर्वी भारत के हिस्से में, लेकिन ये मध्य भारत का या पश्चिम भारत का वो हिस्सा है जो परली है। और जब आप कन्याकुमारी से उज्जैन एक रेखा खींचेंगे तो उसके बीच में परली गांव पड़ता है, तो इसलिए परली को एक वक्त मध्य रेखा वैजयंती भी कहा जाता था, लेकिन फिलहाल ये परली गांव के तौर पर है। और परली गांव को लेकर या परली गांव की स्थितियों को लेकर इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस भीड़ में, इस जन सैलाब में आप हर तबके को देख सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को देख सकते हैं शायद जिनकी उंगली पकड़कर चलना कभी सीखा होगा गोपीनाथ मुंडे ने। उस युवा तबके को भी देख सकते हैं जिन युवाओं के भीतर ये एहसास होगा कि उनके लिए स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कारखाने, रोजगार के लिए व्यवस्था, सड़क,
परिवहन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था लाने में गोपीनाथ मुंडे का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। तो परली में अंतिम संस्कार तकरीबन 2 बजे होगा और ये 2 बजे इसलिए निर्धारित किया गया है क्योंकि दिल्ली में इन सब के बीच आज लोकसभा होनी थी और लोकसभा में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद तकरीबन 12 बजे यहाँ से विशेष विमान की व्यवस्था की गई थी। वो 1.5 घंटे में परली पहुँचेगा, यानी 1:30 बजे लगभग वो लातूर में पहुँचेगा और वहाँ से 10 मिनट के बाद 20 मिनट वक्त लगेंगे। इसीलिए 2 बजे का वक्त था कि वहाँ पर तमाम नेता पहुँच जाएं और उसकी मौजूदगी में ख़ासतौर से ये एक बड़ा झटका जरूर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास होगा कि एक ऐसे वक्त जब जनादेश उन्हें मिला है, लोगों की उम्मीद, लोगों का भरोसा चरम पर है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी और जनादेश उसी रूप में दिया गया है। और इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया भी। संसद सत्र आज से शुरू हुआ है, हालांकि पहले दिन गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देकर स्थगित कर दी गई लोकसभा, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया के सामने आए प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने जिक्र किया कि उम्मीदें जो हैं जनता की वो पूरी होगी, पूरी की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एहसास कराता है कि जिस तरीके से जनादेश है उसका एहसास प्रधानमंत्री मोदी को भी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक बड़ी ज़रूरत होती है कि इसके लिए एक टीम वर्क चाहिए होता है, क्योंकि बिना टीम वर्क के वो दृष्टि नहीं आ सकती है जिसके ज़रिए हर परिस्थिति को, क्योंकि देश की इतनी विविधता है, मराठवाड़ा की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पहचान है विदर्भ की बिल्कुल अलग है। गोपीनाथ मुंडे इन चीज़ों को पाटने की स्थिति में थे, गोपीनाथ मुंडे इन परिस्थितियों को समझते थे और शायद ऐसे नेताओं की टीम में ज़रूरत हमेशा रहती है जब आप प्रधानमंत्री पद पर हों और कैबिनेट में वैसे स्थितियां बनाई जाती है कि जिससे हर तबके के लोग का समावेश हो, लोग उसमें जुड़ें, लोग उसके ज़रिए काम को अंजाम दें। तो गोपीनाथ मुंडे का ना रहना राजनीतिक तौर पर अगर एक बड़ी क्षति महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए है, तो दिल्ली सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक बेहद बड़ी क्षति है कि उन्होंने उस दृष्टि वाले नेता को खोया है जिसके ज़रिए अब काम करने का मौका था। वहीं परली और बीड़ और मराठवाड़ा के लिए एक ऐसे नेता को खोना है जिसके ज़रिए वो अपनी ज़रूरतों को अंजाम तक पहुंचा सकते थे, क्योंकि किसी भी नेता को एक जन नेता बनने में बड़ा लंबा वक्त लगता है और लोगों के दिलों की धड़कन वो बढ़ जाए इसके लिए तो और श्रम चाहिए, और शायद ये अथक प्रयास, अथक श्रम और किसी ने नहीं, गोपीनाथ मुंडे ने जरूर किया था। वजह भी यही है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी लगातार इस बात का एहसास करा रही है कि दिल्ली में इसका एहसास वाकई नहीं होता था। उसमें लगता था कि अच्छा एक नेता आया है जो महाराष्ट्र के विदर्भ का इलाका, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से, लेकिन अब मराठवाड़ा और उसमें बीड़ के इलाके में और परली गांव में आकर इस बात का एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि इस नेता का मतलब क्या है, क्यों इसे जननायक माना गया, क्यों गोपीनाथ मुंडे का दिल महाराष्ट्र के लिए धड़कता था, क्यों गोपीनाथ मुंडे बार बार ग्रामीण जीवन की बात करते थे, क्यों गोपीनाथ मुंडे उन ज़मीनी मुद्दों को उठाते रहे जिन ज़मीनी मुद्दों की तरफ आधुनिक विकास ध्यान भी नहीं देना चाहता। ये सारी परिस्थितियाँ जिन परिस्थितियों को लेकर हम कह सकते हैं कि गोपीनाथ मुंडे का अकस्मात जाना भारतीय राजनीति के लिए एक दुखद क्षण जरूर है। भारतीय राजनीति इसलिए क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, भारतीय राजनीति इसलिए क्योंकि जो जनादेश मिला है उसमें अब कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जिस भी काम को अंजाम देगा, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से हर मंत्रालय की व्यवस्था की है कि किसी भी तरीके से कोई मंत्री की अगर दृष्टि और वो कुछ भी नया प्रयोग करना चाहता है तो उसे खुली छूट मिले। ये व्यवस्था इससे पहले नहीं थी। इससे पहले मंत्रिमंडलों का समूह होता था जो निर्णय लेता था, लेकिन इस वक्त उन सब से मुक्त किया गया और इसलिए जो मंत्रालय गोपीनाथ मुंडे को दिए गए थे उसके ज़रिए बहुत न्यूनतम ज़रूरतें पूरी लोगों की हो सकती हैं। इस और बार बार इस ध्यान को देखा जा रहा था। सैनिटेशन, कौन कल्पना कर सकता है कि आज़ादी के 67 बरस बाद भी इस देश में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और यकीनन ये नहीं है क्योंकि ये परिस्थितियां हैं। बदायूं में अगर 2 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और उनकी हत्या कर दी जाती है तो बलात्कार की वजह उन लड़कियों का अकेले जंगल में शौचालय के लिए जाना होता है। ये देश इन परिस्थितियों से भुगत रहा है, अपने आप को जूझ रहा है। ऐसे में गोपीनाथ मुंडे एक ऐसे नेता के तौर पर अपनी पहचान के साथ आए जिनकी दृष्टि में ये छोटे छोटे मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे होते थे।
नारे लग रहे हैं, नेताओं की मौजूदगी है, पर देख रहे हैं। रूडी भी लगातार वहां पर पहुंचे हुए इस बात की जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जन समूह, जन सैलाब धीरे धीरे गुजरता जाए तो अच्छा है, अन्यथा अफरा तफरी बन जाएगी, बीच भीड़ लग जाएगी। इसीलिए वो लगातार कह रहे हैं आप लोग धीरे धीरे बढ़िए। बेटी पंकजा मुंडे वो लगातार बैठी हुई है पिता के पार्थिव शरीर के पास। उन्हें इस बात का एहसास है कि जनता अब उन्हें राजनीति के एक दूसरे पटल पर देखना चाहेगी। अब एक दूसरे तरह की आस है। या ठिकाणी न थांबता तातडीनं समोर जायचंय, कृपया सहकार्य करायचंय। आपल्या ताईचं आव्हान आहे, आपल्या ताईचं आव्हान आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी मान्य करायचंय। ताईच्या आव्हानाला तरीके की तरह चलता चला जा रहा है। वो वाकई देखने वाला अद्भुत दृश्य है। या ठिकाणी इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी, लगातार अपने नेता को आखिरी विदाई, अंतिम दर्शन, आशुपूर्ण नेत्रों के साथ नारों के गूंज के बीच अपने नेता की विदाई का एहसास। पूरा परिवार शोकमग्न है। गोपीनाथ मुंडे की तीनों बेटियां मौजूद हैं, परिवारजन के वो पूनम महाजन मौजूद है वहाँ पर, चूँकि वो परिवार के सदस्य हैं। पंकजा की माँ प्रमोद महाजन की बहन थी, इसलिए परिवारों का सम्मेलन भी है। और ये दोनों ही भीड़ में से ही आते हैं। ये अलग है कि ये परली यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर अंबाजोगई, जहाँ प्रमोद महाजन का जन्म, तो उनकी बेटी की मौजूदगी भी देख पा रहे हैं इस वक्त। रूडी वहीं पर लगातार मौजूद हैं, जो तमाम परिस्थितियों को संभाले हुए हैं। वो जान रहे हैं कि अब नेताओं की आवाजाही भी आधे घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। समाज पद्धतीने, वैदिक पद्धतीने अग्नी केला जाणार आहे। पूजा सुरू होते, त्यामुळे माईक बंद ठेवा। या ठिकाणी मंत्राचं पठण। देखिए, किसी नदी की भांति जन सैलाब जो है उमड़ते जा रहा है। लगातार वो रेला आगे बढ़ते जा रहा है अंतिम दर्शन करने के लिए। हर बेचैन आंख एक बार अपने सबसे प्रिय नेता को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती होगी। दरअसल इस पूरे इलाके को लेकर जो बेचैनी, मराठवाड़ा के इलाके को लेकर बार बार बेचैनी हुई है, नेताओं में बेचैनी हुई है, और ये अलग अलग पार्टियों के जरिए भी हुई है। लेकिन गोपीनाथ मुंडे लगातार इन मुद्दों को विधानसभा में उठाते रहे। जब वो पहली बार विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि मराठवाड़ा के लिए कोई सिंचाई की व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए जिससे मराठवाड़ा के किसानों को राहत महसूस हो सके, क्योंकि वहाँ आप कुछ भी कर लीजिएगा लेकिन पानी की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था अगर नहीं होगी, जो पक्की व्यवस्था हो तो ज़्यादा अच्छा, और पक्की व्यवस्था नहीं होगी तो स्थिति और विकट होती चली जाएगी। मंत्रोच्चार की गूंज लगातार हो रही है। गायत्री मंत्र पढ़ा जा रहा है। गायत्री मंत्र का पाठ शुरू हो गया है। इतने हाथ उठे हुए हैं, इतने नारों के बीच, इतने लोगों की मौजूदगी, जाहिर है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है, तो वहाँ पर सेना के जवानों की भी मौजूदगी है जो कि सलामी देंगे। और एक ये पूरी परंपरा होती है कि राजकीय सम्मान देते समय किस तरीके से झंडा झुकाया जाता है, उसे फिर वो झंडा लपेटा जाता है जो उनके इस समय पार्थिव शरीर पर तिरंगा ही लिपटा हुआ है। और ये एक पूरी परंपरा को निभाते हुए, लेकिन वहाँ पर लोगों के जहन में सिर्फ ये है कि वो एक बार अपनी आँखों से देख लें अपने नेता को, और ये मौजूदगी का एहसास कहीं ना कहीं परली के
वैजनाथ शुगर फैक्ट्री के उस मैदान में नज़र आ रहा है जिसमें जहां तक नज़र दौड़ाइए सिर्फ और सिर्फ आपको सर ही दिखाई देंगे। इतना बड़ा जनसैलाब, ये एक लोकप्रियता की निशानी, बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी, परिवार के लोग, उनकी आवाजाही मंच पर हर दृष्टि से, हर आंख अश्रुपूर्ण नेत्रों से इस वक्त भींगी हुई है। नेताओं की आवाजाही, और ये वाकई हम लगातार इसको बता रहे थे कि किस तरीके से भारतीय राजनीति में जो चरम पर रहे उसमें नेताओं की एक लंबी फेरिस्त है कि उनकी मौत अचानक हो गई। आज़ादी किस दौर का जिक्र कीजिएगा तो सुभाष चंद्र बोस भी आपको याद आ सकते हैं, लेकिन याद कीजिए तो संजय गांधी की मौत, इंदिरा गांधी की मौत, राजीव गांधी की मौत, राजेश पायलट की मौत, विलासराव देशमुख की मौत, YSR रेड्डी की मौत, ये तमाम मौतें जिस रूप में जिस तरीके से हुई ये बतलाती हैं कि राजनीति के चरम पर सिंधिया की मौत जिस तरीके से हुई, हर कोई राजनीति के चरम पर था। लेकिन इन सब के बीच चुनौती सामने किसी के थी तो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त गोपीनाथ मुंडे के पास थी। राजनीति के चरम पर होते हुए भी चुनौती सबसे बड़ी होना और ऐसे मौके पर चले जाना तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी शून्यता को भर देता है। और गोपीनाथ मुंडे ऐसे वक्त गए हैं जिस समय महाराष्ट्र में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और 15 बरस लगातार बीजेपी सत्ता से बाहर रही है।